डॉक्टर और तानी वापस घर के रिसर्च रूम में आए। दोनों थके हुए थे, लेकिन अब भी कुछ आशा की किरण तलाश रहे थे। तानी ने डॉक्टर की आंखों में बेबसी देखी। जैसे ही डॉक्टर अपनी टेबल के पास गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब गायब कैसे हो गया? डॉक्टर द्वारा तानी की साधना पर बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, फोटोग्राफ्स और एक ब्लू फोल्डर जिसमें तानी के विजन का एनालिसिस था, सब गायब हो चुके थे। डॉक्टर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? तानी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें गायब हो गई हैं। हमारे रिसर्च के सारे सबूत सब चोरी हो गए हैं। तानी ने भी टेबल्स को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एकदम से घबराहट दिखने लगी। वो पहले ही अपने साधना में आगे बढ़ने के लिए परेशान थी, और अब ये चोरी की घटना उन दोनों के लिए और भी बड़ा झटका था। ये जो भी था, उसे हमारे काम के बारे में सब कुछ पता था। हमें अपना ठिकाना तुरंत बदल लेना चाहिए, और इस बार इसकी जानकारी किसी को नहीं लगनी चाहिए। डॉक्टर का चेहरा अब सिर्फ परेशानी में नहीं, एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में दिख रहा था। तानी ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में भी कई सवाल घूमने लगे। मगर डॉक्टर, कहीं और जाना भी रिस्की हो सकता है। आपको अपने घर और आसपास के एरिया की पूरी जानकारी है। नई जगह पर कोई खतरा कहाँ कैसे आएगा, इसका पता लगाना और भी मुश्किल होगा। इधर भटके जंगल में रेंजर अजीत के पीछे पड़ा विक्रम अपने भयानक रूप में उस पर झपटा। उसका नुकीला पंजा अजीत के बैकपैक को चीर कर निकल गया। अजीत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन विक्रम के हर एक कदम के साथ जंगल की जमीन थर्रा रही थी। नो! इस बैग में तो मेरा प्लेयर गन, फर्स्ट एड, मोबाइल, सारा सामान था। एक तो पहले ही ये दानव मेरे पीछे है, ऊपर से मदद का थोड़ा सामान भी चला गया। इस वायरलेस का यहां कोई काम नहीं, लेकिन शायद कुछ दूर बाद ये रेंज में आ जाए। ये कहकर अजीत ने अपनी बांह पर लगा वायरलेस जेब में घुसा लिया। अजीत के पक्ष में यह बात अच्छी थी कि कुछ जगहों पर वो पेड़ों के बीच में से आधा टेढ़ा करते हुए इधर उधर भाग रहा था। विक्रम के बड़े शरीर के लिए इतनी तेज गति से मुड़ना या पेड़ों को हटाकर आगे बढ़ना मुश्किल था। फिर भी जैसे अपने टारगेट को लॉक किया, विक्रम की आंखों की लाल चमक अजीत का पीछा करती जा रही थी। मुझे किसी तरह जिंदा निकलना होगा, मैं इस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। अजीत ने अपने और विक्रम के बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की भयानक आवाज उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस घायल हालत में अजीत ज्यादा देर विक्रम से नहीं बच सकता था। एक सेकेंड, ये एरिया तो मैंने मार्क किया था, यानी मेरा काम बन सकता है। अजीत एक छोटे पेड़ पर चढ़ने लगा। अजीत ने यह पेड़ बड़े ध्यान से चुना था। पेड़ों का फासला कम था, तो विक्रम को इसे उखाड़ने में काफी समय लगता। विक्रम उस पेड़ के नीचे आ चुका था जिस पर अजीत था। वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अजीत की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने ध्यान एकाग्र करके दूसरे पेड़ पर छलांग लगा दी। विक्रम ने भी उसके पीछे ऐसा ही किया। खाना, मेरा खाना। विक्रम को अपना शिकार पास आता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन अपनी भूख में वो अजीत की चाल को नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे अजीत उसे छोटे और हल्के पेड़ों की तरफ ले आया था। ऐसी एक छलांग के बाद पेड़ टूट गया और विक्रम नीचे गिर गया। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ना, उसे समझने के लिए तुम्हें पूरा इंसानी दिमाग चाहिए होगा। वेयरवुल्फ। अजीत को जंगल के इस दलदल वाले क्षेत्र के बारे में पता था। वो पेड़ों के सहारे विक्रम को दलदल के ऊपर ले आया था। पेड़ से गिरने के बाद विक्रम दलदल में गिर गया था। विक्रम जितना छटपटा रहा था, वो उतनी ही तेजी से दलदल के अंदर समा रहा था। यहां उसकी असीम शक्ति प्रकृति के शक्ति के आगे नाकाम हो चुकी थी। वहीं अजीत सावधानी के साथ दलदल के दायरे से बाहर आकर पेड़ से नीचे उतरा। काश मैं इसका वीडियो बना पाता, मगर इसने बैकपैक के साथ साथ मेरा मोबाइल ही तोड़ डाला। खैर, अभी तो यहां से निकलकर अपने बेस पर सब रिपोर्ट करने में ही भलाई है। क्या पता वो मेरी बातों पर यकीन करेंगे भी या नहीं।
रेंजर अजीत वहां से निकल गया, लेकिन दलदल में नाक तक डूबे शैतान की खूनी आंखें अब भी उसे ही देखी जा रही थी। वीरान मंदिर के बीचों बीच शकुनी की गर्दन चीनी के हाथों में थी और उसकी सांस एक एक करके टूट रही थी। हवा का राग और तेज हो गया था, जैसे कुछ अनजान शक्तियां अपना रूप धारण कर रही हो। अर्जुन को खो चुकी चीनी की आंखों में नर्क का गुस्सा था, लेकिन शकुनी के दिमाग में शायद अब भी एक चाल बाकी थी। ओम कालाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः। चीनी ने शकुनी की गर्दन और ज्यादा जोर से दबाई, लेकिन उस अघोरी के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपनी मौत से कोई डर नहीं हो। उसके होठों पर मंत्रों का जोर और बढ़ गया। तभी अचानक हवन कुंड की आग और तेज भड़क उठी और एक भयानक हवा चलने लगी। मेरा ये रूप जिसने भी देखा है वो जिंदा नहीं बचा है, लेकिन मरने से पहले सबकी आंखों में मैंने मौत का खौफ देखा है। क्यों, तुझे नहीं दिख रही अपने करीब आती मौत? अघोरियों को मौत से डर नहीं, प्यार होता है। हम तो रोज मौत से बातें करते हैं, तभी तो दुनिया से अलग रहते हैं। चीनी भी चौंक रही थी कि उसकी इतनी पकड़ में तो आम इंसान की गर्दन कब की टूट चुकी होती, लेकिन शकुनी के मंत्र पढ़ने के बाद जैसे उसकी गर्दन पत्थर की बन गई थी। लेकिन एक कहावत है कि जिसे जो चाहिए होता है बस वही नहीं मिलता। तू चिंता मत कर, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। चीनी के हाथ एक पल के लिए ढीले पड़ गए जब उसने उजाड़े मंदिर के भीतर का नजारा देखा। हवन कुंड के आसपास मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह उभरने लगे, जैसे कोई पुरानी कहानी जाग उठी हो। चीनी अब भी शकुनी को मारना चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे रुकने पर मजबूर कर रहा था। मुझे मारने से पहले इनसे मिल ले। ये बड़े समय से तुझसे बात करना चाहते हैं। जब से इन पर वशीकरण किया है तब से बेचारे अकेले से हो गए हैं। अचानक वहां भयानक आवाजें गूंजने लगी, जैसे मंदिर के अंदर भेड़ियों का एक पुराना झुंड जाग उठा। उस भेड़ियों का झुंड जो कभी चीनी के पालतू थे। मंदिर के कोनों से भेड़िए निकलने लगे, उनके चेहरे खून से रंगे हुए, आंखें लाल और शरीर पर शकुनी के काले मंत्रों का प्रभाव। इन भेड़ियों के पैर चीनी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन चीनी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ये मेरे अपने हैं, कैसे लड़ूं मैं इनके साथ? चीनी की आंखों में एक झलक थी, प्यार और वफादारी का, लेकिन उस प्यार की शक्ति शकुनी की काली शक्तियों के सामने कम पड़ रही थी। भेड़िए अब उसके और पास आ रहे थे। देख चीनी, तेरे अपने तुझे काट खाने को तैयार हैं। क्या तू इन्हें मार पाएगी या ये तुझे चिथड़ों में बांट देंगे? चीनी की आंखें फिर से चमकने लगी। वो एक भेड़िए के सामने रुकी जो कभी उसका वफादार साथी था, अब उसका दुश्मन बना हुआ था। उसके सामने अपना हाथ उठाकर वो उस भेड़िए की आंखों में देखती रही। भेड़िए ने अपनी जुबान से खून चाट लिया और अपनी जगह से कूदकर चीनी पर वार करने को तैयार था। चीनी ने उस भेड़िए की गर्दन पकड़कर उसे दूर उछाल फेंका। चीनी के इस वार से भेड़ियों में हलचल बढ़ गई। शकुनी के मंत्रों का प्रभाव उन भेड़ियों को कुछ और ही बना चुका था, जैसे वो अब पिशाच बन गए हों, जिन्हें असीमित खून की प्यास थी। उनके होठों पर लाल खून के निशान चांद की रोशनी में चमक रहे थे। बस बहुत हुआ, काफी समय बर्बाद कर दिया तुम सब ने मेरा। अगर तुम मेरे अपने नहीं रहे तो मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। चीनी का गुस्सा अब उसके शक्तिशाली रूप में ढलने लगा। उसका रूप बदलने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गई और उसके हाथ के नाखून और तेज हो गए।
जैसे उनमें भी एक अजीब सी पिशाची शक्ति आ गई हो। उसके हाथ से काली बिजलियां निकलने लगी और उसकी छाया और बड़ी हो गई। ये शक्तियां मुझ में? दूर से झांकता शकुनी बहुत खुश था। अरे वाह, मेरा यहाँ आने का फैसला तो सफल रहा। इस जंगल में तो काफी शक्तियों की भरमार है। इस खंडित मंदिर ने चीनी को कुछ समय के लिए महाशक्तिशाली बना दिया है। मेरा ये प्रयोग तो सफल रहा। तुम सब मेरे लिए सिर्फ दुश्मन हो। एक दूसरा भेड़िया चीनी पर पीछे से वार करने आया, लेकिन चीनी ने अपनी उंगलियों से बिजलियों का एक घेरा बनाया और उस भेड़िए के ऊपर छोड़ दिया। बिजली उस भेड़िए के बदन से टकराकर उसे हवा में उछाल दिया। मैं पिशाचिनी हूँ, कर्ण पिशाचिनी हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते। उसकी चीख ने मंदिर के कोने कोने को हिला दिया। उस चीख के साथ एक लाल रोशनी की लहर निकली जो भेड़ियों को झटका देकर बेहोश करती चली गई। कहाँ गया रे अघोरी? चीनी ने महसूस किया कि शकुनी वहां से गायब हो चुका था। मंदिर की परिधि से बाहर आकर उसकी शक्तियां भी कम होने लगी थी।